नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 12th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर हम लोग लेके आए हैं। उसके हम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं इवोल्यूशन चैप्टर के होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या कहा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एज ऑफ यूनिवर्स इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो हमारा यूनिवर्स है इसकी एज पूछी गई, अप्रोक्सीमेटली इसकी एज जो है वो क्या है। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो नहीं है, ये 13.8 बिलियन ईयर्स है। तो ये इसकी एज है, ठीक है, हमारे यूनिवर्स की। आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? ओरिजिन ऑफ लाइफ को नहीं एक्सप्लेन करती है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को भी नहीं एक्सप्लेन करती है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन हुआ है इसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है। मेनली बहुत ही हॉट और एक्सट्रीमली डेंस स्टेट थी जो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले थी, वो ब्लास्ट हुई और उससे बिग बैंग थ्योरी इसीलिए इसको नाम दिया गया। तो यूनिवर्स से के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो आगे चल के फिर क्रिएट हुए। अर्थ वॉज फॉर्म्ड अराउंड। देखिए अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था ये कितने साल पहले हुआ था? तो 13.8 आपको पता चल गया होगा, ये नहीं है। तो इसमें 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इतने साल पहले हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंटेन्ड। तो जो पहले एटमॉस्फेयर था उसमें मेनली अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस मेनली देखने को मिलती थी? ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन होती तो पहले ही लाइफ आ गई होती। तो बहुत पहले की बात हो रही है, तो ये मीथेन और अमोनिया थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाइफ इज बिलीव टू हैव अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट। तो 4.5 बिलियन साल पहले तो अर्थ आया, लेकिन अर्थ पे लाइफ कब आई ये आपको बताना है। तो 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले लाइफ आ गई थी। अब लाइफ का मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बींग्स आ गए, बैक्टीरियाज आ गए थे, ऐसे समझा जा सकता है इसको। सिक्स क्वेश्चन कह रहा था थ्योरी दैट लाइफ केम आउट फ्रॉम आउटर स्पेस इज कॉल्ड। देखिए कई थ्योरी ऐसी भी हैं जो कहती है कि जो लाइफ है, जो जीवन है अर्थ पे, कहाँ से आया? बाहर के स्पेस से आया। ये जो थ्योरी है इस थ्योरी को क्या कहते हैं? पैनस्पर्मिया कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पैनस्पर्मिया विल बी द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिसअप्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ, ये बात किसने डिसअप्रूव कर दी थी, किसने इस बात को नहीं माना था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये लुइस पास्चर ने इस बात को नहीं माना था। इन्होंने मेनली यही बात कही थी कि जो भी सेल होता है, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है और ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा, ये इन्होंने ऐसा बताया था। तो कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती, लाइफ का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। देखिए केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जो थी ये किसने प्रपोज की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया डार्विन, डार्विन और वेलेस हैं, इन्होंने प्रपोज की थी। नहीं, अपेरिन हेल्डेन इन्होंने प्रपोज करी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मेनली ये थ्योरी ये कह रही थी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, की जो ओशियन था, ठीक है, ओशियन बने। अब ओशियन में क्या हो रही थी? ग्रेजुअली केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था, मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रही थी जिसकी वजह से लाइफ ओरिजिनेट हुई। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो एक तरीके से कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन से इवोल्यूशन हुए ओशन में, वहां से ओशन लाइफ स्टार्ट हुई। मिलर एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन। तो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म कब इन्होंने किया था? तो ये 1953 में परफॉर्म किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिलर ऑब्टेन्ड। अब मिलर ने किस चीज को ऑब्टेन किया था अपने एक्सपेरिमेंट में बताना है। तो ये अमीनो एसिड्स को इन्होंने ऑब्टेन किया था। ठीक है, तो जो पहले की अर्थ की कंडीशंस थी वो कंडीशंस इन्होंने ली, ठीक है, लैब में, और उसके तहत इनको कुछ अमीनो एसिड्स देखने को मिले थे, जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया। ठीक है, तो ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, ये इन्होंने यहाँ पर देखे थे और ये क्या है? अमीनो एसिड्स हैं। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ वर प्रोबेबली। तो पहली जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो क्या थी, ये बताना है आपको। वायरसेस नहीं थे, ये जायंट मॉलिक्यूल्स थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जायंट मॉलिक्यूल्स किसके किसके हो सकते थे? तो ये प्रोटीन के हो सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड के हो सकते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के जायंट मॉलिक्यूल्स पहले नॉन सेलुलर फॉर्म थे लाइफ के। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड अबाउट। तो पहली जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी ये कब अपीयर हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये 2 बिलियन ईयर से पहले अपीयर हुई है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डार्विन ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डार्विन थे वो पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे थे। किसके थ्रू ट्रेवल कर रहे थे, मतलब किस पे बैठे थे? तो HMS बीगल नाम की शिप है, इस पे बैठ के ट्रेवल कर रहे थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा।
ठीक है, और ये 1831 से 1836 की बात है। 1831 से लेके 1836 तक इन्होंने ट्रैवलिंग करी थी और ट्रैवलिंग करते करते इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है द मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय डार्विन फॉर इवोल्यूशन इज, तो मैकेनिज्म जो इन्होंने बताया है इवोल्यूशन का, उस मैकेनिज्म का क्या नाम है, उसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है, नेचुरल सिलेक्शन ये मेनली ये कहता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिनको फेवरेबल वेरिएशंस जिसमें देखने को मिलता है, वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेंगे और ज़्यादा रिप्रोड्यूस हो पाएंगे ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से। तो वेरिएशन जितना ज़्यादा होगा, फिटनेस उतनी ही ज़्यादा होगी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऐसे इसको समझाया सकता है। अकॉर्डिंग टू डार्विन द फिटनेस मीन्स, तो फिटनेस का मतलब क्या होता है डार्विन के हिसाब से, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता, लॉन्ग लाइफ नहीं होता, रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है यही फिटनेस कहलाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एबिलिटी सर्वाइव करने की या मोर ऑफ स्प्रिंग पैदा करने की, तो यही क्या हो जाएगी, फिटनेस है डार्विन के हिसाब से। 16 क्वेश्चन कह रहा है हु इंडिपेंडेंटली प्रपोज नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है इंडिपेंडेंटली किसने प्रपोज करी थी ये बताना है। तो ये वॉलेस ने प्रपोज करी थी, ये बात याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। फॉसिल प्रोवाइड, फॉसिल जो होते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं बताना है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस को प्रोवाइड करेंगे। तो पैलियो, जहां पर आप शब्द पैलियो मिल जाए मींस इट इज रिलेटेड टू फॉसिल्स। ठीक है, तो ये फॉसिल से रिलेटेड स्टडी होती है, बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड, तो फॉसिल की जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है, पैलियंटोलॉजी उसको कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस वाज प्रपोज्ड बाय, अब देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो था ये किसने प्रपोज किया था, तो ये अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th पे आएंगे। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन दी एम्ब्रियोज ऑफ, तो गिल स्लिट जो है ये किस में देखने को मिलती है, तो ये सभी वर्टिब्रेट में देखने को मिलती है। क्या, गिल स्लिट्स, जैसे फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल हो गए, बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गई, उन सब में ये गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलेगी। होमोलॉगस ऑर्गन्स इंडिकेट, तो होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है बताना है। तो ये मेनली इंडिकेट करते हैं कि जो एंसेस्टर्स होंगे वो कॉमन होंगे, तो कॉमन एंसेस्ट्री को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ओरिजिन जो होती है होमोलॉगस में, याद रखिएगा ओरिजिन जो होगी ऑर्गन्स की वो तो सेम होगी, ठीक है, सिमिलर ओरिजिन होगी, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो फंक्शंस वो परफॉर्म करेंगे ऑर्गन्स वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये होमोलॉगस होता है। फोर लिम्स ऑफ वेल, बैट एंड ह्यूमंस आर, तो फोर लिम जो होते हैं वेल के, बैट के और ह्यूमंस के, ये एग्जाम्पल है किसके, होमोलॉगस ऑर्गन के ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो स्केलेटन प्लान सबका अगर आप देखेंगे एक ही जैसा है, लेकिन फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं तीनों अलग अलग करते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स आर दी एविडेंस ऑफ, तो ये किसके एविडेंस होते हैं ये बताना है आपको। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एविडेंस हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, 24th कह रहा है विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाईज आर, तो बर्ड का विंग्स अगर आप देखेंगे और बटरफ्लाई के विंग्स देखेंगे तो ये एनालॉगस है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनालॉगस का मतलब अगर आप देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें सेम फंक्शन होता है, तो फंक्शन जो है वो इन दोनों का सेम है, लेकिन अगर आप ओरिजिन देखेंगे दोनों का तो ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है। होमोलॉगस में क्या देखा गया था, ओरिजिन सेम था और फंक्शन डिफरेंट थे, यहाँ जस्ट अपोजिट है एनालॉगस में। एनालॉगस ऑर्गन्स आर दी एविडेंस ऑफ, तो ये किसका एविडेंस होता है एनालॉगस ऑर्गन, तो ये होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एविडेंस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सिमिलर अडेप्टेशंस में क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ये बताना चाह रहा है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय, तो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म जो है मतलब जो कलरिंग हो जाती है इंडस्ट्री की वजह से कुछ जीव जंतुओं के ऊपर, ये किस में देखने को मिलती है, ये पेपर्ड पॉथ में देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये डार्क कलर का हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। आगे बढ़ते हैं, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन द डोमिनेंट मॉथ वर, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उससे पहले जो डोमिनेंट मॉथ होते थे वो कैसे होते थे, वाइट होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, डार्विन्स फिंचेस वर ऑब्जर्व्ड ऑन, तो डार्विन की फिंचेस जो थी वो कहां पर ऑब्जर्व करी थी इन्होंने, तो इन्होंने मेनली जो फिंचेस देखी थी वो गैलापागोस आइलैंड में देखी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 क्वेश्चन कह रहा है डार्विन फिंचेस आर एग्जांपल ऑफ,
तो जो डार्विन्स फिंचेस हैं किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और मेनली ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट मेनली ये कहता है कि बहुत सारी स्पीशीज या मल्टीपल स्पीशीज जो हैं ये इवॉल्व कैसे होती हैं, ये इवॉल्व होती हैं कॉमन एंसेस्टर से। ठीक है, तो मल्टीपल स्पीशीज जो हैं वो अगर कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होती हैं तो इसी फिनोमेना को एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाएगा। एडेप्टिव रेडिएशन मींस, इसका मतलब क्या होता है वही पूछा गया है आपसे। इवोल्यूशन फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर गलत है, इवोल्यूशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर इनटू मैनी स्पीशीज ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर एग्जांपल्स ऑफ, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, तो ये एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय, तो देखिए एक्वायर्ड कैरेक्टर को इनहेरिटेंस जो हो रहा है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये लामार्क ने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इन्होंने मेनली ये बताया कि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं ये इनहेरिट होते हैं किससे, पेरेंट से। ठीक है, इनहेरिटेड होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लामार्क एक्सप्लेन्ड इवोल्यूशन थ्रू, इन्होंने इवोल्यूशन को जो बताया वो किसके थ्रू बताया है, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का है, म्यूटेशन भी गलत है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स ये इन्होंने बताया है कि ऑर्गन को जितना ज्यादा यूज किया जाएगा उसमें इवोल्यूशन उतना ज्यादा देखने को मिलेगा, यूज नहीं करेंगे तो वो डिजनरेट हो जाएगा ऑर्गन, मतलब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। म्यूटेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रपोज करी थी, तो ह्यूगो डी व्राइस ने म्यूटेशन थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, इनका मेनली ये कहना था कि जो इवोल्यूशन हो रहा है वो सडन म्यूटेशन से हो रहा है, तो ये कहना चाह रहे थे कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसा प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, सडन लार्ज म्यूटेशन कॉजिंग इवोल्यूशन आर कॉल्ड, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर म्यूटेशन हो रहा है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ, इस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा, तो इसको सैल्टेशन कहेंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बहुत तेजी से जब इवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड सैल्टेशन। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, अब देखिए हार्डी वीनबर्ग का जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस कंटिन्यूसली नहीं, ये कहता है कि एलील की जो फ्रीक्वेंसीज होती है हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37 कह रहा था हार्डी विनबर्ग इक्वेशन इज, तो इक्वेशन क्या हार्डी विनबर्ग की ये बताना है आपको, तो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। इसमें अगर आप पी स्क्वायर देखेंगे, पी स्क्वायर का मतलब क्या है, तो पी स्क्वायर का मतलब है डोमिनेंट होमोजाइगस। ठीक है, ये डोमिनेंट होगा और होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस होगा। ठीक है, अगर आप टू पी क्यू देखेंगे, टू पी क्यू क्या है, तो टू पी क्यू जो है वो अलग अलग है ना, पी और क्यू, तो हेट्रोजाइगस हो जाएगा ये। क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये रिसेसिव हो जाएगा, ये रिसेसिव के साथ साथ और क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। 38 कह रहा है जीन फ्लो अकर्स ड्यू टू, तो जीन फ्लो किस वजह से होता है बताना है, तो जीन फ्लो होता है माइग्रेशन की वजह से, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब जो इंडिविजुअल्स होते हैं जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जीन्स का ट्रांसफर देखने को मिलता है पॉपुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, तो एलील की फ्रीक्वेंसी में अगर रैंडम चेंज देखने को मिलता है इसी को क्या कहते हैं, इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, और मेनली स्मॉल पॉपुलेशन में ज्यादा देखने को मिलता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। 40th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन गिविंग राइज टू अ न्यू पॉपुलेशन शोज, देखिए एक छोटी सी आइसोलेटेड पॉपुलेशन थी और उसने एक लंबी एक बड़ी पॉपुलेशन, एक न्यू पॉपुलेशन को एक राइज किया या बर्थ दिया, इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, ये फाउंडर इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये शो करता है फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, मतलब न्यू पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगी, लेकिन कैसे क्रिएट होगी, एक छोटा सा पार्ट है उसके पास ओरिजिनल जीन का होगा, बाकी जीन्स इसको दूसरे से मिलेगी। 41 क्या कह रहा है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स, अब देखिए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है ये किस चीज को फेवर करेगा, वन एक्सट्रीम को नहीं फेवर करेगा, एवरेज इंडिविजुअल्स को फेवर करता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 42 कह रहा है डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर्स, अब देखिए डायरेक्शनल सिलेक्शन जो होता है ये किसको फेवर करता है, एवरेज फिनोटाइप को नहीं फेवर करेगा, वन एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर करेगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 43 कह रहा है डिसरप्टिव सिलेक्शन फेवर्स, अब डिसरप्टिव सिलेक्शन जो होता है ये किसको फेवर करता है, एवरेज इंडिविजुअल को नहीं, वन एक्सट्रीम भी नहीं, बोथ एक्सट्रीम्स को ये फेवर करता है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इन्वेड लैंड वर। तो पहली बार जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे आए वो ऑर्गेनिज्म क्या थे, वो प्लांट्स थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, प्लांट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्लांट जो है एनिमल से पहले आ गए थे। 45th कह रहा है लोबीफिन फिशेस इवॉल्व इनटू। तो लोबफिन फिशेस जो थी ये कहाँ इवॉल्व हुई, कैसे इवॉल्व हुई बताना है। तो एम्फीबियंस के फॉर्म में ये इवॉल्व हुई थी। ठीक है, मतलब ये कहा गया है कि जो लोब फिन फिशेस थी वो आगे चल के क्या बन गए, एम्फीबियंस बन गए। तो एम्फीबियंस किससे बने, लोब फिन फिशेस से बने। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। 46 कह रहा है द जायंट डायनासोर ट्राइनोसोरस रेक्स बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट। तो ट्राइनोसोरस रेक्स जो था ये कब एक्सटिंक्ट हो गया था, तो ये 65 MYA मिलियन ईयर्स एगो पहले ये एक्सटिंक्ट हो गया था, और एंड ऑफ क्रेटेशियस पीरियड था वो, ये भी याद रखिएगा। 47 कह रहा है द फर्स्ट मैमल्स वर। तो पहली बार जो मैमल्स आए वो मैमल्स कौन थे, तो ये श्रीव की तरह थे, तो श्रीव लाइक मैमल्स थे वो। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। बहुत छोटे छोटे से इंसेक्टिवोर एनिमल्स थे ये। ठीक है, तो मेनली इंसेक्ट्स खाया करते थे ये। आगे बढ़ते, द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग वाज। तो पहली बार जो ह्यूमन की तरह ह्यूमन बीइंग मतलब बीइंग्स आए, जो मैमल्स देखने को मिले, उनका क्या नाम था, वो थे होमो हैबिलिस। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। 49, तो ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वाज अप्रोक्सीमेटली। तो होमो इरेक्टस की अगर आप देखेंगे ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास थी, मतलब वॉल्यूम दिया गया है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो ये वॉल्यूम दिया गया है ब्रेन का। मॉडर्न ह्यूमंस बिलोंग टू। तो जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो किस उससे बिलोंग करते हैं, किस नाम से बिलोंग करते हैं, तो ये होमो सेपियंस है, सभी को पता होगा। ठीक है, और ये मेनली इवॉल्व हुए हैं 2 लाख ईयर एगो पहले। ठीक है, तो हम लोग का अगर देखा जाए तो हमारी तरह जो ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं ये 2 लाख साल पहले इवॉल्व हुए हैं, 200,000 ईयर्स एगो इवॉल्व हुए हैं। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे। बाकी और भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट पे लगाए हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना क्विक रिवीजन चैप्टर का बेसिक फैक्ट्स का कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।